1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजित राष्ट्र थे, ठीक है, और जो जीते हुए राष्ट्र थे, जीते हुए राष्ट्र कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, रूस, और आगे चल के आप देखेंगे घटनाओं में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इटली भी इन राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया था, ठीक है। तो ये सारे जो राष्ट्र हैं ये जीत जाते हैं, तो जीते हुए राष्ट्र पराजित राष्ट्रों के साथ संधि करने के लिए और संपूर्ण विश्व में, जैसा कि मैंने बताया था कि युद्ध के पश्चात इतनी बड़ी हानि हुई थी कि अब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतरराष्ट्रीयता की भावना भी आने लगी थी। अब लोग ये सोचने लगे थे, जो राजनीतिज्ञ है, कि एक दूसरे के साथ जो है शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने में ही हमारी भलाई होगी, और शांति स्थापित करने के लिए, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। 1918 में खत्म होता है, समाप्त होता है प्रथम विश्व युद्ध, और 1919 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम था पेरिस शांति सम्मेलन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। एक बार और सुन ले, किस लिए? जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ संधि करने के उद्देश्य से और संपूर्ण विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए, ठीक है। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों और रूस को इनवाइट नहीं किया गया। पराजित राष्ट्रों और रूस को इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें सम्मेलन में बुलाया नहीं गया, और लगभग 32 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, और 32 देशों के 70 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। अब देखिए 32 देश तो कहने के लिए थे, लेकिन जिन देशों का वर्चस्व था वो देश थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, ठीक है। इन देशों का क्या था, वहां पे वर्चस्व था। अब क्या होता है, 18 जनवरी 1919 को इसकी शुरुआत की जाती है। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन की शुरुआत की जाती है, और सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं, और फ्रांस के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंशो। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशो अध्यक्षता करते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिसने भाग लिया उसका नाम था लॉयड जॉर्ज, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन, और इटली के प्रधानमंत्री का नाम था ओरलैंडो, ठीक है। ये चारों जो महाशक्तियां थी, इन चारों महाशक्तियों का ही वर्चस्व इस सम्मेलन और सम्मेलन के साथ साथ संपूर्ण विश्व पर रहा था, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन का किया जाता है उद्घाटन, और सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, और उद्घाटन के पश्चात जो सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो दी जाती है फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशो को, और इसके अलावा इंग्लैंड के लॉयड जॉर्ज, अमेरिका के वुडरो विल्सन और इटली के ओरलैंडो जो है सम्मेलन के प्रमुख बनते हैं, ठीक है। अब सम्मेलन की कार्यवाही स्टार्ट होती है, तो कार्यवाही स्टार्ट होने से क्या होता है, उसके आगे किसी कारण से फ्रांस और इटली में हो जाता है विवाद। फ्रांस के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो के बीच हो जाता है विवाद, और इस तरह से इटली जो है, इटली अर्थात ओरलैंडो, ये सम्मेलन को छोड़ करके वापस चले जाते हैं, कहां? इटली, ठीक है। अब विवाद किस लिए हुआ, ठीक है, ये पता नहीं। तो इटली ओरलैंडो जो है वो सम्मेलन को छोड़ के चले जाते हैं इटली। अब कौन से देश बचते हैं? केवल फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। तीन देश बचते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, और इन्हीं तीनों का जो निर्णय है वही सर्वोच्च और सर्वमान्य माना जाता है आगे चल के, ठीक है। इस कारण इन तीनों को एक नाम दिया गया, तीन बड़े।
3 बड़े या 3 बिग्स, 3 बिग्स। किसका नाम था? इन फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका का, क्योंकि इनका ही निर्णय जो था वो मान लिया गया आगे चल के। मतलब जितने भी शांति के निर्णय हो, चाहे वो संधियों के निर्णय हो, इन्हीं तीनों के द्वारा तय किए गए। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे होता ये है कि शांति सम्मेलन है, विश्व में शांति की स्थापना करनी है और कुछ जो पराजित देश थे उनके साथ कुछ संधियां करनी है। इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए था। आखिर क्या आधार लें? ठीक है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था कि किन किन क्राइटेरिया से जो है वो संधि की जाए, और अगर शांति की स्थापना करना है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें ली जाए जिससे शांति स्थापित हो सके। ठीक है, तो काफी इन तीनों में भी थोड़ा मतभेद शुरू हुआ कि आधार क्या लिया जाए। और आगे चल के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इन्होंने विश्व की इन तीनों शक्तियों के सामने अपना एक 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन तीनों महाशक्तियों के सामने अपना एक 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया, और काफी विचार विमर्श किया गया उसके बाद कि आखिर ये आधार माना जाए कि नहीं माना जाए। और इन लोगों ने काफी विचार विमर्श किया, आपस में काफी ज्यादा बातें की, और आगे चल के जो इसके 14 सूत्र थे, 14 सूत्री जो कार्यक्रम था, इसे अपना लिया गया। ठीक है, और यही आधार बना किसका? पेरिस शांति सम्मेलन का। लेकिन आगे देखिएगा होता क्या है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 14 सूत्री कार्यक्रम थे ये कौन कौन से थे। विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम जो है पेश किए। क्या क्या कहा था आपने इस कार्यक्रम में उन्होंने, मतलब कौन कौन सी चीजें इन्होंने बोली। पहली चीज इन्होंने ये बोली कि शांति के सभी समझौते, शांति के जो भी आप समझौते करेंगे हम आपस में मिलके, ये सारे समझौते खुलेआम करेंगे हम। ठीक है, ये सारे समझौते जो होंगे वो सार्वजनिक और खुले वार्तालाप द्वारा निश्चित होंगे, गुप्त रूप से तय नहीं किए जाएंगे। कोई भी अगर चाहे हम विश्व शांति का ही कोई सम्मेलन हो, सॉरी विश्व शांति के लिए ही कोई कार्यक्रम हो, या फिर कोई संधि का ही कोई बात हो, ठीक है, विश्व के साथ पराजित राष्ट्रों के साथ या तो कोई संधि की ही बात हो, उनके साथ हम खुले तौर पर बातचीत करेंगे, हम गुप्त रूप से कोई भी कार्यक्रम तय नहीं करेंगे। तो पहला क्या था? 14 सूत्री था, मतलब 14 कार्यक्रम थे। पहला जो था उन्होंने ये कहा कि सभी जो समझौते हैं, समझौते वो सार्वजनिक रूप से तय होंगे, सार्वजनिक रूप से तय होंगे, गुप्त रूप से तय नहीं होंगे। ठीक है, अगली बात कही उन्होंने कि विभिन्न देश, जो देश है, देखिए क्या होता है कि जो देश, अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो आप सबको पता है यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है अरब सागर, ये भारत का दक्षिणतम सिरा है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्या है? समुद्र है, सागर है। हिंद महासागर के ही दो भाग है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि भारत के बाहर, अगर हम भारत के मुख्य भूमि से बाहर जाएंगे तो कुछ दूरी तक का जो समुद्री क्षेत्र है, कुछ दूरी तक का, इसमें केवल और केवल भारत का अधिकार है। और ये केवल भारत के साथ नहीं, ये विश्व के सभी देशों के साथ है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसके आसपास का कुछ क्राइटेरिया आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं, EEZ। तो आसपास का जितना क्षेत्र है वो उस देश के कब्जे में होता है। ठीक, तो विल्सन ने क्या कहा कि विभिन्न देशों की प्रादेशिक जलीय सीमाओं के अलावा, ठीक है, जो देशों की प्रादेशिक ये जो जलीय सीमा है, इसके अलावा, ठीक, क्या करना है? समुद्रों पर युद्ध एवं शांति के समय सभी देशों को नौचालन की पूरी स्वतंत्रता हो। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम भारत को लेकर समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि इस प्रादेशिक सीमा में तो इनका अधिकार होगा, लेकिन इसके अलावा हम मान लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ये थोड़ा आगे निकल जाता है भारत, ठीक है, और कोई
स्टार्ट हो जाता है और उसे अपनी प्रादेशिक सीमा के बाहर जाना पड़ता है। तो क्या था कि जो विश्व के शक्तिशाली देश हुआ करते थे वो अपना पूरा अधिकार वहां पर थोप देते थे कि इसमें मेरा अधिकार है, यहाँ की जो नौसैनिक शक्ति है वो केवल मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पर अन्य कोई देश जो है वो अपना अधिकार नहीं जता सकता या फिर युद्ध नहीं कर सकता यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे केवल हमारा ही अधिकार है। तो विल्सन ने ये कहा कि प्रादेशिक सीमा के अलावा युद्ध में अगर जरूरत पड़ती है समुद्रों की, तो समुद्रों पर शांति के समय सभी देशों को नौचालन की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? आई होप समझ गए होंगे। प्रादेशिक जलीय सीमाओं के अलावा समुद्रों में, मतलब युद्ध के समय अगर एक देश से दूसरे देश भी जाना है तो स्वतंत्र तरीके से आ जा सके, ठीक है। तो अलावा समुद्रों में युद्ध एवं शांति के समय सभी देशों की नौचालन की पूरी स्वतंत्रता हो, पूरी स्वतंत्रता हो। आ रहा है समझ में? ये हो गई इनकी दो बातें। तीसरी बात क्या कही इन्होंने? तीसरी बात कही कि सभी देशों में व्यापार की परिस्थितियों में समानता स्थापित करने के लिए सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों एवं चुंगियों को हटा दिए जाए। अब चूंकि सभी देश आर्थिक रूप से ध्वस्त हो चुके थे, अब उन्होंने ये कहा कि देखो आर्थिक विकास कब होगा देशों का, जब वो निर्बाध रूप से कोई भी अगर उनके व्यापार में कोई भी ऐसी बाधाएं ना आए, निर्बाध रूप से अगर वो व्यापार करेंगे, व्यापार करने से उनके उद्योगों का भी विकास होगा और धीरे धीरे जो देश है वो विकास की ओर अग्रसित होने लगेंगे। उन्होंने ये कहा कि व्यापार के लिए लगाए गए जितने भी प्रतिबंध है, जितने भी चुंगियां हैं, वो सारी चुंगियां सभी देशों के लिए हटा दी जाए ताकि सभी देशों को व्यापार में समानता का व्यवहार दिख सके। इंग्लैंड के लिए कुछ और नियम, भारत के लिए कुछ और नियम, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ और नियम, तो किसी अन्य देश के लिए कुछ और नियम, जापान के लिए कुछ और नियम, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि व्यापार करने के लिए जो भी परिस्थितियां अभी उनके लिए बनाई गई है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, वो सबके लिए समान बनाए जाए। जितनी भी चुंगियां आरोपित की जाती है, जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं, ये सारे टैक्स हटाए जाए, ठीक है। तो अगली बात कही कि व्यापार में समानता लाने के लिए, व्यापार में समानता लाने के लिए सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध एवं चुंगियां हटाई जाए, चुंगियां हटाई जाए, ठीक है। अगली बात क्या कही? देखिए 3 हो गए। अगली बात ये कही कि सभी राष्ट्रों के शस्त्रों को इस सीमा तक घटाने के समझौते किए जाए कि ये शस्त्र केवल घरेलू रक्षा की आवश्यकताओं को ही पूरी करें। देखिए अस्त्र शस्त्र रखने की भी एक लिमिट बना दी उन्होंने, ठीक है। अगर हम अपने शब्दों में समझें तो अस्त्र शस्त्र हथियारों को रखने की भी विल्सन ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एक लिमिटेशन रख दी उसके लिए कि उनके पास, किसी भी देश के पास अस्त्र या शस्त्र या हथियार उतने ही हो जितने उनको उनके गृह युद्धों में काम आ सके। अगर देश के अंदर कोई युद्ध छिड़ जाता है तो उसमें केवल काम आ सके। इससे क्या होगा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध होंगे उसमें कमी आने लगेगी, ठीक है। अगली बात उन्होंने यह कही, अस्त्र शस्त्रों को एक सीमा पर ही रखा जाए, ताकि केवल वह उनके गृह युद्ध में काम आ सके, ताकि वह उनके केवल गृह युद्ध में काम आए, ठीक है। इससे क्या होगा? युद्धों में कमी आएगी।
अगला क्या बोला, सभी औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र रूप से, औपनिवेशिक दावों मतलब जो भी देश उपनिवेश बनाते थे जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड, भारत को इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाया, मतलब इंग्लैंड औपनिवेशिक शक्ति कहलाया, ठीक है। तो सभी औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र रूप से, खुले दिल से और निष्पक्ष रूप से निपटारा इस सिद्धांत पर किया जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा, अपने शब्दों में बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी औपनिवेशिक शक्ति है वो अपने उपनिवेशों की जनता को और अपने उपनिवेशों के राजनीतिज्ञ को समानता के व्यवहार से देखे, उनके साथ समानता का व्यवहार रखे, ठीक है। औपनिवेशिक सत्ता उपनिवेशों के साथ समानता रखे, ठीक है। अगली बात क्या कही, रूस के सभी प्रदेशों से फौजें हटाने के लिए कहा। उसने कहा कि रूस के प्रदेशों में जो फौजें लगाई गई हैं, रूस के प्रदेशों से जो फौजें लगाई गई हैं प्रदेशों में, वहां से फौजें हटा ली जाए, हटा ली जाए, ठीक है। अगली बात क्या कही, अगली बात ये बोली, बेल्जियम को खाली कर दिया जाए, बेल्जियम को खाली किया जाए। देखो क्या था, घटना में आप देखोगे कि जो बेल्जियम था, जो जर्मनी थी, ठीक है ना, जर्मनी फ्रांस पर अधिकार करने के उद्देश्य से उसने सबसे पहले बेल्जियम पर आक्रमण किया था। बेल्जियम की स्थिति ऐसी है कि वो जर्मनी और फ्रांस के लगभग बीच में आती है, ठीक है, ये बेल्जियम और इधर ये फ्रांस और इधर इसकी सीमा है। तो जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार करने के उद्देश्य से बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, और तब से लेके यहाँ तक कि जब तक कि इन्होंने मांग नहीं रखी थी, और आगे चल के हालांकि इनकी जो विल्सन की जो मांगे थी, ये जो कार्यक्रम थे, इन्हें लागू नहीं किया गया था, इन्हें अपनाया नहीं गया था, मतलब कह तो दिया गया था कि आपका ये जो 14 सूत्री कार्यक्रम है ये लागू होगा, इसको एक आधार बनाया जाएगा, लेकिन आगे चलकर ये ऐसा किया नहीं गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि बेल्जियम को खाली किया जाए। हाँ, तो जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार करने के उद्देश्य से बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि बेल्जियम को खाली किया जाए और उसे फिर से पूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाया जाए, खाली किया जाए और उसे फिर से पूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाया जाए, ठीक है। अगली बात क्या कही, अगली बात ये कही कि समुचे फ्रेंच प्रदेश को स्वतंत्र किया जाए और फ्रांस को अल्सास लॉरेन का प्रदेश वापस कर दिया जाए। फ्रांस का अल्सास लॉरेन क्षेत्र जिसे जर्मनी ने हड़प लिया था, ठीक है। तो कहा गया कि जितना भी पूरा फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रांस का क्षेत्र कहलाता है फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच क्षेत्र को स्वतंत्र किया जाए और उसके द्वारा उससे छीना गया अल्सास लॉरेन क्षेत्र उसे दिया जाए, अल्सास लॉरेन, ठीक। अगली बात क्या कही, अगली बात कही कि इटली की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए, इटली की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। अगर ये आप सब याद कर लेंगे ना 14 सूत्री कार्यक्रम जो इनके हैं, तो सही होगा, क्योंकि कभी कभी वैसे हालांकि शायद अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख कीजिए या उसे बताइए, ठीक है। तो अगला कहा गया कि इटली की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए। अगला कहा गया ऑस्ट्रिया और हंगरी की जनता को स्वतंत्र विकास का पूर्ण अवसर दिया जाए। ऑस्ट्रिया पराजित राष्ट्र थे ना ये, ऑस्ट्रिया और हंगरी की जनता को स्वतंत्र विकास का अवसर दिया जाए, स्वतंत्र विकास का अवसर दिया जाए, ठीक। अगली बात कही रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो
मॉन्टेनीग्रो से फौजें हटा ली जाए तथा उनके खोए हुए प्रदेश उन्हें लौटा दिए जाएं। उसके साथ सर्बिया में समुद्र तट तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाए। रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो से फौजें हटा ली जाए। ठीक है। अगली बात कही कि तुर्की के पूर्व साम्राज्य को सुरक्षित रखा जाए तथा तुर्की साम्राज्य में रहने वाली अन्य जातियों के स्वतंत्र विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराया जाए। मतलब तुर्की की भी स्वतंत्रता की बात इन्होंने इसमें की। तुर्की को स्वतंत्र किया जाए एक तरह से। ठीक। अगली बात क्या कही, पोल जाति के लिए स्वतंत्र पोलैंड में रहती थी पोल जाति। ठीक है। तो पोल जाति के लिए स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण किया जाए तथा उसे समुद्र तट तक पहुंचने के लिए सुरक्षित मार्ग दिया जाए। मतलब पोलैंड राज्य के निर्माण की भी बात कही। क्या कहा, पोल जाति के लिए पोलैंड बनाया जाए, पोलैंड बनाया जाए और इन्हें समुद्र तट तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र मार्ग जो है प्रदान किया जाए। और अगली और लास्ट जो इनका सूत्र था वो ये था कि निश्चित शर्तों के आधार पर सभी राष्ट्रों का सामान्य संगठन बनाया जाए। इसमें छोटे बड़े सभी राष्ट्र को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की गारंटी का वचन दिया जाए। मतलब कोई भी शर्त ऐसी हो जो सबके लिए लागू हो। ठीक है। तो कुछ ऐसी निश्चित शर्तें बनाई जाए और उसके आधार पर सभी राष्ट्रों का एक सामान्य संगठन बनाया जाए जो कि आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, पहले to राष्ट्र संघ और आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आप उसे पाओगे। ठीक है। तो कुछ निश्चित नियम बनाए जाए, निश्चित नियम, और इन निश्चित शर्तों या नियमों के आधार पर सभी राष्ट्रों का सामान्य संगठन बनाया जाए, सामान्य संगठन बनाया जाए। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए 14 सूत्री आपने कार्यक्रम के पढ़ लिए, इन्होंने इतनी बात कही। आगे होता यह है कि विल्सन के 14 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, इनकी मांगों का या फिर इनके कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता। और गुप्त संधियां जो है उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला इनका जो सूत्र था वो ये है कि कोई भी अगर विश्व शांति के लिए कोई उपाय किया जाएगा, कोई संधि आरोपित की जाएगी तो गुप्त रूप से नहीं होगी, सार्वजनिक रूप से खुलेआम होगी ताकि सभी को ये पता चल पाए। लेकिन कार्यक्रम के बाद इनके कार्यक्रम का उल्लंघन करते हुए गुप्त रूप से संधियां जो है वो जारी रही। इसके अलावा समुद्र की स्वतंत्रता की शर्त भी किसी ने स्वीकार नहीं की। बताया मैंने अभी कि समुद्र की स्वतंत्रता दी जाए ताकि युद्ध के समय जो है वो लोग बिना किसी के डर से, यानी किसी शक्तिशाली देश का वहां पर वर्चस्व ना रहे। ठीक है। सभी को समान रूप से समुद्र पर अधिकार हो जाए। और तो इस मांग को भी नहीं माना गया। निशस्त्रीकरण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया। निशस्त्रीकरण में जो उन्होंने लिमिटेशन रखी थी कि केवल गृह युद्ध तक के लिए, कि अगर गृह युद्ध हो जाए देश में तो उसके लिए जो लोग हैं केवल अस्त्र शस्त्र रख पाए, इस चीज का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा इटली की सीमा का निर्धारण भी नहीं किया गया। इटली की सीमा का जो निर्धारण वाली बात थी उसका भी पालन नहीं किया गया। लोगों ने किया का निशस्त्रीकरण की अगर बात करें तो किया क्या कि जो पराजित राष्ट्र था उसका पूर्णतः निशस्त्रीकरण कर दिया और खुद का नहीं किया। चाहे मैं फ्रांस की बात करूं, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो। ठीक है। तो उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम में 14 कार्यक्रम में अपने 14 सूत्र बताए, लेकिन उनमें से किसी भी का अच्छी तरह से पालन नहीं किया गया। जो विरोधी दल था, विरोधी अर्थात जो पराजित राष्ट्र थे, उन्हें पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया गया। उनसे सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो मंगवा लिए गए। ठीक है। और इस तरह से विल्सन की मांगों का, विल्सन की जो ये कार्यक्रम था इसकी अवहेलना करते हुए राष्ट्रों ने, जो पराजित राष्ट्र थे, उन पर कई सारी संधियां थोप दी, जबरदस्ती की कई सारी संधियां थोप दी। इनमें से प्रमुख संधियां हैं
निम्नलिखित संधियां थोप दी। पहली संधि थी वर्साई की संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली संधि थी वर्साई की संधि, 28 जून 1919 को हुई। 28 जून 1919 ईस्वी को हुई और ये की गई थी जर्मनी के साथ। बहुत अन्याय हुआ था जर्मनी के साथ फिर, ठीक है। वर्साई की संधि की गई थी जर्मनी के साथ। अगली संधि हुई थी सेंट जर्मेन की संधि। सेंट जर्मेन की संधि, और ये हुई थी 10 सितंबर 1919 को। 10 सितंबर 1919 को, और ये हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ। ये की गई थी संधि ऑस्ट्रिया के साथ। सारे पराजित राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन राष्ट्रों के साथ ये संधि की गई थी। तो ये की गई थी ऑस्ट्रिया के साथ। न्यूइली की संधि, न्यूइली की संधि ये हुई थी 27 नवंबर 1919 को। 27 नवंबर 1919 को, और ये की गई थी बुल्गारिया के साथ। बुल्गारिया के साथ, ठीक है। अगली है ट्रियानो की संधि। ट्रियानो की संधि और ये की गई थी 4 जून 1920 को। 4 जून 1920 को, और जो देश था वो था हंगरी। हंगरी के साथ की गई थी। और अगली है सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि ये हुई थी 10 अगस्त 1920 को। 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ की गई थी, ठीक है। तो इतनी संधियां जबरदस्ती विल्सन के 14 सूत्रीय जो कार्यक्रम थे उनका उल्लंघन करते हुए जो जीते हुए राष्ट्र थे उनके द्वारा पराजित राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोपी गई ये संधियां। और इन संधियों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्साई की संधि, और परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की दृष्टि से भी वर्साई की संधि इंपॉर्टेंट है, और वर्साई की संधि को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, पेरिस शांति सम्मेलन। आते हैं क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे वर्साई की संधि।